आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तुत किए गए 14 सूत्रीय मांगों के विषय में, जो कि जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग के नाम से जाने जाते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट पढ़ा, उसके पहले साइमन कमीशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, एक के बाद एक आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसी सीरीज में आप लोग देखिएगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्र, जिसको क्या बोला जाता है, जिन्ना के 14 सूत्र। उस समय जो मोहम्मद अली जिन्ना है ना, ये मुस्लिम लीग के एक बड़े लीडर के रूप में उभर चुके थे। तो इन्होंने ये प्रस्तुत किया जिन्ना के 14 सूत्र। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था नेहरू रिपोर्ट के विषय में, और नेहरू रिपोर्ट में जो भी सिफारिशें की गई थी उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। तो उसकी कुछ चीजें जो है मोहम्मद अली जिन्ना अर्थात मुस्लिम लीग, उनको जो है ठीक नहीं लग रही थी। तो उसके लिए इन्होंने जो है संशोधन का प्रस्ताव रखा कि हम जो है आपका जो नेहरू रिपोर्ट है उसको समर्थन देंगे, लेकिन कुछ चीजों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होगा, जिसके बाद हम पूर्ण सहमति आपके साथ रखेंगे। तो ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना कुछ संशोधन रखते हैं। देखिए क्या था कि दिसंबर 1928 में कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट पर समीक्षा करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कहां पर? कलकत्ता में। ध्यान रखना, कलकत्ता, दिसंबर 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ताकि जो नेहरू रिपोर्ट है उस पर समीक्षा किया जाए। अब यहां पर सभी दल के लोग मौजूद थे, मुस्लिम लीग वाले भी मौजूद थे। चूंकि मुस्लिम लीग के हेड कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जो आपत्तियां थी उसको व्यक्त करते हुए इस कलकत्ता में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में 3 संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। तो इनके द्वारा जो संशोधन किए गए थे, जो मतलब संशोधन के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था, 3 प्रस्ताव, वो क्या क्या थे उसको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उसको अलग से नोट करके रखिएगा। देखो, पहला है केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल अर्थात केंद्रीय व्यवस्थापिका में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित होना चाहिए। इन्होंने जो है संशोधन प्रस्ताव रखा पहले नंबर में। क्या? जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होगी, जिसमें हम लोगों ने देखा ना नेहरू रिपोर्ट में कि जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक होना चाहिए। निम्न सदन में 500 सदस्य, उच्च सदन में 200 सदस्य, टोटल 700 सदस्य। तो जिन्ना साहब क्या बोलते हैं कि ये जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है टोटल 700 सदस्यों वाली होगी नेहरू रिपोर्ट के अनुसार, तो उसमें जो है 1/3 सदस्य मतलब 1/3 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित हो। ये जो है इन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा पहला। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो इन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा वो था वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होने तक पंजाब और बंगाल में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में जनसंख्या के आधार पर सीटों को आरक्षित किया जाए। ये इनका दूसरा प्रस्ताव था। बंगाल और पंजाब, देखो बंगाल और जो पंजाब है ना, ये मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहां पर जो मुस्लिम समुदाय था वो बहुसंख्यक था, बाकी दूसरे जगह पर अल्पसंख्यक होते थे दूसरे प्रांतों में, लेकिन बंगाल और पंजाब में इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। आगे चल करके जब भारत का विभाजन हुआ तो आप लोग देखिएगा, जो बंगाल है, जो पंजाब है, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो ये जो है पाकिस्तान बना। तो ये जो है बहुसंख्यक थे यहाँ पर मुसलमान। तो यहाँ पर ये बोला गया कि बंगाल और पंजाब में जब तक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था न हो जाए, क्योंकि भारत में उस समय वयस्क मताधिकार मतलब कि सभी लोग जो वयस्क हैं वो वोट डालें, इस तरह की व्यवस्था करने में थोड़ा सा समय लग सकता था। तो जिन्ना साहब ने बोला कि जब तक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था न हो जाए तब तक बंगाल और पंजाब में जनसंख्या के आधार पर, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से जो है सीटों का आरक्षण होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहां पर मुस्लिमों को जो है अच्छी खासी सीटें मिलती। तो ये इनका दूसरा संशोधन प्रस्ताव था। तीसरा संशोधन प्रस्ताव इन्होंने रखा कि प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था की जाए। तीसरा क्या बोला इन्होंने? जो प्रांत हैं उनको अवशिष्ट शक्तियां दिया जाए। देखो, पिछला जो नेहरू रिपोर्ट हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, 3 प्रकार की शक्तियां होंगी ना, एक जो केंद्र के पास होगी, दूसरा राज्य के पास होगी, उसके बाद कुछ ऐसी शक्तियां होंगी, ऐसे अधिकार होंगे जो न तो केंद्र को दिया जा सकता है न ही प्रांत को दिया जा सकता है। तो ऐसी
शक्तियों को उस समय केंद्र के पास रखा गया, जिनको कहा गया अवशिष्ट शक्तियां या फिर अवशिष्ट अधिकार। तो जो जिन्ना साहब थे उनका कहना था कि ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये केंद्र के पास न होकर के प्रांतों के पास होना चाहिए। मतलब इनका साफ साफ ये कहना था कि जो प्रांत है वो केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, जबकि नेहरू रिपोर्ट में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा था और जो जिन्ना साहब हैं वो प्रांतों को अधिक शक्तिशाली बनाने में यकीन रखते थे। अभी देखो क्या होता है, इन शक्तियों के विभाजन में हमारे भारत में संघ सूची है, राज्य सूची है और जो बचे खुचे विषय हैं उनको समवर्ती सूची में डाला गया है। तो ये 3 संशोधन प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कलकत्ता में हुए दिसंबर 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में रखा गया संशोधन प्रस्ताव। लेकिन जब मतदान करवाया गया ना तो ये इनके जो प्रस्ताव थे, जो संशोधन प्रस्ताव थे, उनको ठुकरा दिया गया। मतलब कि इस पर जो है कोई भी मतलब सहमत नहीं था इनके संशोधनों पर। तो इससे जो है मोहम्मद अली जिन्ना और पूरा का पूरा जो मुस्लिम लीग है वो बिल्कुल नाराज हो जाता है और वो इस सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो जाता है। इसके बाद फिर जो मोहम्मद अली जिन्ना है ना वो फिर नेहरू रिपोर्ट से अलग एक अपना एक संविधान टाइप का, या फिर जैसे कि नेहरू रिपोर्ट में जो सिफारिशें दी गई थी उसी टाइप से मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, खुद मसवदा तैयार करते हैं और उसको जो है प्रस्तुत करते हैं, जो कि टोटल 14 थे। इसी कारण इसको जो है जिन्ना के 14 सूत्र कहा जाता है। मतलब कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भी अपने सुझाव रखते हैं, अपनी सिफारिशें देते हैं कि भावी संविधान का जो निर्माण होगा भारत में उसमें ये चीजें इस तरह से होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्रीय मांगों के विषय में। ये संशोधन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और जो अभी मैं 14 सूत्रीय मांग बताऊंगा ना उसको भी आप लोग सबको लिखते जाएंगे, पॉइंट वाइज बना के लिखते जाएंगे। अच्छा, ये 14 सूत्रीय मांग कब प्रस्तुत किया गया? तो मार्च 1930 में, मार्च 1930 मार्च 1930 में ये जो प्रस्ताव है ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा रखा गया। सॉरी, मार्च 1930 नहीं, माफी चाहूंगा, मार्च 1929। ये तो फिर इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा ना, मैं क्या लिख रहा हूं, माफी चाहूंगा, मार्च 1929, क्योंकि जो कलकत्ता में जो सम्मेलन हुआ था वो दिसंबर 1928 में, उसके बाद इनकी जो संशोधन थे उनको ठुकरा दिया गया। तो इन्होंने जो है 2-2.5 महीने में ही अपना जो सुझाव है, सिफारिश है, उसको तैयार कर लिया और मार्च 1929 में उसको जो है प्रस्तुत किया, जिसको जिन्ना के 14 सूत्र मांग कहा जाता है। एक एक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप लोग लिखेंगे, संविधान का भावी स्वरूप संघीय हो तथा प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान हो। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, इनके जो सबसे पहली मांग ये थी कि जो संविधान का जो प्रारूप होगा वो कैसा होगा, संघीय संविधान। मतलब जैसे अभी हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है वो कैसा है, संघीय है ना, संघीय सरकार है, एक संघ है, संघ के अंतर्गत प्रांत है। तो तो जिन्ना ने भी ऐसे ही बोला, नेहरू ने भी ऐसे ही बोला। तो संघीय संविधान हो और इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास होना चाहिए, प्रांतों के पास होना चाहिए। देखो, अगर अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होगी ना तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग जिस जिस प्रांत में बहुसंख्यक हैं, मतलब कि पंजाब में, बंगाल में, तो वहां पर ये लोग जो है पूरे अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इसी कारण से ये लोग जो हैं प्रांतों को अधिक शक्तिशाली बनाने की बात कर रहे थे, जबकि नेहरू रिपोर्ट में और जो दूसरी जो भी लोग थे वो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तो ये हुआ आपका पहला पॉइंट, संघीय संविधान। मतलब कि भारत का जो भावी संविधान होगा वो कैसा होगा, संघीय होगा और उसमें प्रांत अधिक शक्तिशाली होंगे, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रांतों के पास होगा। तो ये था पहला। दूसरे नंबर में है, देश के सभी विधानमंडलों व प्रांतों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाएगा। मतलब कि प्रतिनिधित्व, मतलब कि देश में जो भी जैसे कि केंद्रीय व्यवस्थापिका हो या फिर प्रांतीय व्यवस्थापिका हो, इसके अलावा जो भी स्थानीय स्तर पर जो भी संस्थाएं बनेगी वहां पर अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो यहां पर इन्होंने जो है आरक्षण की बात की या फिर कहें प्रतिनिधित्व की। इसको हम लोग जो है आरक्षण ही ले लेते हैं। आरक्षण किसमें, आरक्षण प्रतिनिधित्व में, ध्यान रखना, प्रतिनिधित्व। तो इन्होंने बोला कि हमको जो है पर्याप्त आरक्षण चाहिए, पर्याप्त सीटें चाहिए।
तो चाहे वो केंद्रीय व्यवस्थापिका हो या फिर प्रांतीय व्यवस्थापिका हो, ये बोला इन्होंने। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता दी जाए। मतलब कि देश में जो भी प्रांत गठित हो, उस समय जितने भी प्रांत थे उसमें क्या होता था, कुछ प्रांतों को ना कम शक्तियां दी गई थी उस समय। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जो नेहरू रिपोर्ट में जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है उसके साथ थोड़ा सा सौतेला व्यवहार किया जाता था। कुछ कुछ यही हाल जो है सिंध के साथ भी था। सिंध जो है बंबई प्रांत का हिस्सा था, लेकिन बंबई और गुजरात की स्थिति अच्छी थी, लेकिन जो सिंध है उसकी स्थिति खराब थी। इसके अलावा जो बलूचिस्तान है वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम तरफ के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य थे ना, पूर्वोत्तर राज्य, उस तरफ भी कुछ कुछ ऐसे ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। हालांकि आज भी अगर हम लोग देखें तो कुछ राज्यों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। तो इसमें क्या बोला गया कि सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता दिया जाए, सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता दिया जाए। इसको हम लोग बोल लेते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। सबको जो है समान प्रांतीय स्वायत्तता मिलना चाहिए, ये नहीं कि किसी को कम किसी को ज्यादा, सबको एक बराबर स्वायत्तता होना चाहिए, स्वायत्तता। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाना चाहिए। जो सांप्रदायिक समूह है, मतलब कि जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जिनको अलग से आरक्षण दिया जाएगा, तो उनका जो निर्वाचन है वो सांप्रदायिक आधार पर ही होना चाहिए। तो यहां पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों के लिए, मतलब ये लोग खुद अपने हितों के लिए, तो सांप्रदायिक समूहों के निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से हो। तो यहां पर ये जो है पृथक निर्वाचन की बात भी करता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन। जो भी सांप्रदायिक समूह थे उस समय, कौन कौन थे, मुस्लिम थे और सिख थे, तो इनका निर्वाचन किस तरह से होना है, पृथक निर्वाचन पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होना चाहिए। 5वें नंबर में है 5वां पॉइंट, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होना चाहिए। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है ना, जिसमें नेहरू रिपोर्ट में बोला गया कि टोटल उसमें 700 सदस्य होंगे, तो इस केंद्रीय व्यवस्थापिका में मुसलमानों को कितना सीट मिलना चाहिए, 1/3। केंद्रीय व्यवस्थापिका में, केंद्र में 1/3 स्थान मिलना चाहिए, ये बोला गया। टोटल जितने भी सदस्य होंगे, तो 700 का 1/3 कितना होगा आप लोग देख लीजिएगा। तो उतने जो है मुस्लिमों के लिए सीट ये लोग मांग रहे थे। उसके बाद देखिएगा 6वां पॉइंट, सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, आराधना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षण की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। मतलब कि जितने भी संप्रदाय हैं, क्योंकि ये खुद अपने लिए विशेष करके बोल रहे थे, चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, कोई भी हो, सभी संप्रदायों को अपने हिसाब से अपना पूजा पाठ, अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोलना, उनको अनुदान की व्यवस्था, इसके अलावा अपने धर्म का प्रचार, इन सब चीजों की स्वायत्तता होनी चाहिए, ये बोला गया इसमें। मतलब कि धार्मिक स्वायत्तता हो, धार्मिक स्वायत्तता। अभी देखो हमारे भारत में जो क्या है, मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है ना कि सभी व्यक्ति जो है अपना जो भी धर्म है उसके हिसाब से चल सकता है, उसको जैसे चाहे वैसा पूजा करे, नहीं करना है ना करे। तो ये चीज था, तो ये इनका 6वां पॉइंट था। इसके बाद देखिएगा, भविष्य में किसी नए प्रांत के गठन या विभाजन से बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है 7वां पॉइंट में, अगर मान लो भविष्य में कोई भी नया प्रांत गठित किया जाता है, तो उस समय बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जो कि ऐसे प्रांत थे जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हुआ करते थे। इसके अलावा जो सिंध का जो क्षेत्र था वो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, बलूचिस्तान भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, लेकिन उनकी बात इन्होंने नहीं की। स्पेशली इन्होंने जो है पंजाब को बोला, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को बोला और बंगाल को बोला कि कभी भी किसी भी नए राज्य का, नए प्रांत का गठन किया जाता है तो इन प्रांतों के अक्षुण्णता को बनाए रखें। मतलब कि अगर इन राज्यों के साथ अगर थोड़ा सा छेड़छाड़ किया जाए या फिर कोई नया प्रांत बनाया जाए, तो इसमें क्या हो सकता है कि जो मुस्लिम है, जो बहुसंख्यक है इन प्रांतों में, हो सकता है वो अल्पसंख्यक हो जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखा जाए, ये लोग ये बोलते हैं 7वें नंबर में, ये आप इसको अच्छे से लिखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 8वां पॉइंट
जिन्ना के 14 सूत्रों के अंतर्गत। तो ये था सिंध को पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए। तो देखो सिंध के मामले में ना, चाहे साइमन कमीशन हो या फिर नेहरू रिपोर्ट हो, सबने जो है सिंध को क्या बोला कि भाई बंबई से अलग करो, क्योंकि जो सिंध का जो मतलब कि सिंध के साथ एक तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। तो इसको जो है सभी ने बोला कि भाई सिंध को अलग करो, सिंध बंबई के साथ है तो ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है। तो सिंध को पृथक करने की बात कही गई। किसके अंतर्गत ये आता था? बंबई के अंतर्गत ये आता था। 9वां पॉइंट है, किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य सहमति व्यक्त करें। मान लो कि किसी भी चाहे केंद्रीय व्यवस्थापिका हो या प्रांतीय व्यवस्थापिका हो, कोई कानून, कोई विधेयक पारित हो रहा है जो कि किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित है। हो सकता है वो मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित हो, या फिर वो सिख संप्रदाय से संबंधित हो, या किसी भी दूसरे संप्रदाय से संबंधित हो। वो जो विधेयक है, जो भी कानून है, वो तभी पारित हो सकता है जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उससे सहमति व्यक्त करें। मतलब मान लो कि कोई कानून है, कोई विधेयक है जो कि मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है, तो वो जो विधेयक है तभी पारित होगा जब मुस्लिम संप्रदाय के 3/4 सदस्य, मतलब कि 3/4 सदस्य, ये मुस्लिम संप्रदाय के, वो जो है उसके प्रति सहमति व्यक्त करें, तभी जो है वो पारित होगा। भले मान लो जो हम लोग ले लेते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका, जिसमें टोटल 700 सदस्य हैं, तो 700 सदस्य में से 200 सदस्य आप ले लो मुस्लिमों के हैं, 200 सदस्य जो हैं मुस्लिम सदस्य हैं, और बाकी जो 500 सदस्य हैं वो कौन हुए? दूसरे संप्रदाय से। अगर कोई भी मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित कोई कानून पारित हो रहा है, तो 500 सदस्य में से अगर 300 लोगों ने भी हाँ बोल दिया या 350 लोगों ने भी हाँ बोल दिया, तो ये जो कानून है पारित नहीं होगा। कब तक पारित नहीं होगा? जब तक कि उस संप्रदाय के, अर्थात मुस्लिम संप्रदाय के 3/4 सदस्य उस कानून के प्रति सहमति व्यक्त न कर दे, तब तक वो जो है पारित नहीं हो सकता। ये तभी इस टाइप का चीज काम करेगा जब उस संप्रदाय से संबंधित कोई कानून हो। अब बाकी नॉर्मल चीज है तो उसमें ये चीज लागू नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, यदि किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद देखिएगा, अगला है 10वां, सभी सेवाओं में मुसलमानों को पर्याप्त स्थान दिया जाए उनकी योग्यता के आधार पर। मतलब कि यहां पर जो सेवाएं हैं, जो भी नौकरियां हैं, उसमें जो है मुसलमानों को उनकी योग्यता के अनुसार समान अवसर दिया जाए, ये बोला गया इसमें। नौकरी वगैरह में जो भी कोई सा भी नौकरी हो उसमें। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी सुधार के कार्य किए जाए। देखो, जो बलूचिस्तान है और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, इनके साथ बड़ा सौतेला व्यवहार होता था उस समय। कुछ ऐसे प्रांत थे, एक तो हो गया आपका बलूचिस्तान, एक हो गया उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उसके बाद सिंध का भी कुछ यही हाल था, जिनके साथ थोड़ा सा सौतेला व्यवहार किया जाता था। उसमें उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता था। जबकि आप लोग देखिएगा, जो दूसरे प्रांत थे, चाहे वो पंजाब हो, संयुक्त प्रांत हो, बंबई का जो आज का जो महाराष्ट्र गुजरात वाला भाग हो गया, इसके बाद मध्य प्रांत भी ठीक ठाक था, नीचे का जो मद्रास था वो भी ठीक ठाक था, वहां से भी जो है शिक्षा विक्षा काफी अच्छा थी। उस समय में भी देखिएगा काफी सारे साइंटिस्ट निकले ना, जब देश गुलाम था उस जमाने में भी दक्षिण भारत से बहुत सारे साइंटिस्ट निकले। वहीं अगर हम लोग बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी शिक्षा वगैरह का काफी अच्छा डेवलप हुआ, हालांकि उतना नहीं हुआ जितना होना था, लेकिन फिर भी बाकी की तुलना में ठीक ठाक हाल में रहा। जबकि आप लोग देखेंगे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हो, बलूचिस्तान हो या फिर सिंध हो, वहां पर जो है इस तरह का कोई भी चीज नहीं हुआ। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो क्षेत्र है बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये दोनों जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, इस कारण से जिन्ना ने जो है इसको भी शामिल किया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। वैसे आज भी अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, और आज भी इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहां पर जो भी डेवलपमेंट है वो कहां होता है? अधिकतर पंजाब में होता है, और उसके बाद सिंध में भी कराची के आसपास ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं,
संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यक्तिक विधि एवं मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण एवं अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाए। मतलब कि यहाँ पर यह बोला गया कि जो मुस्लिम धर्म है, पहले तो ये लोग ये बोले कि जो भी संप्रदाय हैं उनको जो है अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का व्यवस्था हो, वो मैंने पहले बताया ना, धार्मिक स्वायत्तता। उसके बाद ये लोग फिर से इन्होंने जिक्र किया है कि जो मुस्लिम धर्म की अपनी अलग जो संस्कृति है, अलग जो पहचान है, उसको जो है बनाए रखा जाए, उसके प्रति जो है कुछ भी न किया जाए। मतलब कि इनका जो भी संस्कृति है उसको टूटने न दिया जाए, ये बोला गया। उसके बाद अगला है केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी प्रांतों के सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कि कोई सा एक छूट रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक शायद मैंने यहां नहीं बताया, ये 14वें नंबर का है। एक क्या छूट रहा है, अच्छा, हाँ, ठीक, एक छूट रहा है, मैं उसको लास्ट में बताता हूं। तो यहां पर यह बोला गया कि प्रांतों की अनुमति के बिना कोई भी संवैधानिक संशोधन न किया जाए। जो संविधान में जो संशोधन होता है ना आज भी, तो उसमें बोला गया कि संविधान संशोधन प्रांतों की अनुमति के बिना न किया जाए। तो यहां पर भी जो है प्रांत को अधिक शक्तियां देने की बात कही गई थी संविधान में संशोधन के आधार पर। तो संविधान में संशोधन तभी हो सकता है जिन्ना के 14 सूत्रीय मांगों के अनुसार, जब तक प्रांतों से सहमति न मिले। मतलब कि प्रांत मतलब जो प्रांतीय व्यवस्थापिका है और केंद्रीय व्यवस्थापिका दोनों मिलकर के संविधान में संशोधन करेंगे, ऐसा जो है जिन्ना साहब का कहना है। इसके बाद 14वें नंबर पर है सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित होना चाहिए। जो प्रांतीय विधानसभाएं होंगी, प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं, उनमें जो है इनको कितना मिलना चाहिए स्थान, 1/3। तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं था। देखो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, बंगाल हो गया, यहां पर चलो इनको ठीक ठाक मिल जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, वहां भी मुस्लिमों की संख्या ठीक ठाक थी, तो वहां भी उनको इतना मिल सकता है। असम में भी मिल सकता था। लेकिन जो दूसरे प्रांत हैं, जैसे कि मध्य प्रांत हो गए या फिर दक्षिण के राज्य हो गए, बंबई हो गए, वहां पर जो है इतना पॉसिबल नहीं था उस समय। तो इसको लेकर भी थोड़ा सा आपत्ति व्यक्त किया गया। तो ये लोग बोलते हैं कि सभी प्रांतों में 1/3 या फिर 1/3 सदस्य मुस्लिम होने चाहिए व्यवस्थापिकाओं में। तो ये टोटल 14 सूत्रीय मांग जिन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसको जो है नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के तौर पर कौन सा प्रस्ताव लाया गया था, तो ये जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग थे। और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन से संशोधन करने की बात कही थी। जो शुरू में मैंने 3 संशोधन बताए थे ना, उसको भी आप लोग अलग से याद रखेंगे, और ये 14 सूत्रीय मांग, इनको भी आप लोग अलग से याद रखेंगे। कब ये पारित हुआ ये भी आप ध्यान रखना। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले वीडियोज में हम लोग जो है इन सब चीजों के बाद आगे क्या क्या हुआ, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट, इन सब चीजों को आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। पूरा का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है, और हमारे चैनल में आपको प्राचीन काल से लेकर के अभी तक का पूरा इतिहास आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।